नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली की जामा मस्जिद, लखनऊ और सहारनपुर में नमाज के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वक्त रहते ही उठाए हुए कदम भर देते हैं गहरे से गहरे जख्म, अखिलेश का बीजेपी पर करारा हमला। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नई एमएसपी से किसान संगठन नाराज, कहा लागत और महंगाई दर के मुकाबले बढ़ोतरी नाकाफी, केंद्र पर यह भद्दा मजाक। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राज्यसभा चुनाव राजस्थान में चल गया गहलोत का जादू, कांग्रेस ने 4 में से 3 सीटें जीती, सुभाष चंद्रा को लगा झटका। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 सोमनाथ सीट, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद क्या अब सोमनाथ होगा गुजरात चुनाव का नया मुद्दा। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली की जामा मस्जिद, लखनऊ और सहारनपुर में नमाज के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की जामा मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग ने जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन किया है और बड़ी संख्या में लोग बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे हैं, जिसमें नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की तस्वीरें लगी हुई हैं। और इस प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर घर भेजने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस बात का पहले ही अंदाजा था कि जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद कुछ हो सकता है, हालांकि इतने बड़े प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी कर दी थी, जिसे लेकर लगातार बवाल का दौर जारी है। कानपुर में बीते सप्ताह शुक्रवार को इस मसले पर हिंसा तक भड़क गई थी, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से काशी तक बेहद सख्ती बरती जा रही है। जुमे के मौके पर आसमान में ड्रोन से निगरानी की जा रही है, तो वहीं जमीन पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश में कहीं से भी प्रदर्शन की खबर नहीं है, लेकिन राजधानी दिल्ली में इतने बड़े विरोध प्रदर्शन ने दिल्ली पुलिस की तैयारी और उसके इनपुट को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वक्त रहते ही उठाए हुए कदम भर देते हैं गहरे से गहरे जख्म, अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान को लेकर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार प्रदर्शन और बवाल बढ़ता जा रहा है। इस बवाल की जद में कानपुर के बाद शुक्रवार को प्रयागराज और सहारनपुर भी आ गए हैं और यहां पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी हुई और देसी बम फेंके गए हैं। इसी बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इशारों में कटाक्ष करते हुए नाम लिए बिना इशारों में भाजपा पर निशाना साधा है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वक्त रहते ही उठाए हुए कदम भर देते हैं गहरे से गहरे जख्म। अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भड़की हिंसा को लेकर सीधे तौर पर बीजेपी के देरी से उठाए गए कदम को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान को लेकर बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर देरी से कार्रवाई करने अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भड़काऊ बयानबाजी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने में देर नहीं करनी चाहिए। कानूनी व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन लापरवाह है। किसी धर्म के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करने का कोई प्रयास निंदनीय है। नफरत और समाज को बंटवारे की कोशिशें होती हैं और यूपी, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी उग्र प्रदर्शन हुए हैं। पूरे घटनाक्रम में अखिलेश के इस बयान से लोगों के बीच ये संदेश जाएगा कि वो शांति से ज़्यादा राजनीति को तरजीह दे रहे हैं। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नई एमएसपी से किसान संगठन नाराज, कहा लागत और महंगाई दर के मुकाबले बढ़ोतरी नाकाफी, केंद्र का ये भद्दा मजाक। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से धान समेत 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किए गए इजाफे को नाकाफी बताते हुए पंजाब के किसान संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। किसान संगठनों का कहना है कि एमएसपी में बढ़ोतरी किसानों की लागत और अनुमानित महंगाई दर के मुकाबले बहुत कम है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने बुधवार को धान की एमएसपी में 100 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा करते हुए इसे 2021-22 के 1940 से बढ़ाकर 2022-23 के लिए 2040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं वाणिज्यिक फसल में कपास पर एमएसपी में 354 रुपये का इजाफा करते हुए इसे 6080 रुपये कर दिया गया है। किसान संगठनों का आरोप है कि ईंधन, मशीनरी, उर्वरक, कीटनाशक की लागत बढ़ रही है, जिसके मुकाबले एमएसपी में वृद्धि नगण्य है। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव जगन मोहन सिंह ने कहा है कि धान के लिए एमएसपी में
5.15% की वृद्धि की गई है, जबकि धान की वैकल्पिक फसलों के लिए MSP में भी 4.91% और 6.18% की वृद्धि की गई है। अन्य 11 फसलों के लिए भी MSP में 0.30 से 2.26% की बढ़ोतरी से किसान को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में चल गया गहलोत का जादू, कांग्रेस ने 4 में से 3 सीटें जीती, सुभाष चंद्रा को लगा झटका। जी हां दोस्तों, राजस्थान में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने 4 में से 3 सीटें जीतकर भाजपा को तगड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी राज्यसभा का चुनाव जीत गए हैं, जबकि भाजपा को 1 सीट पर ही जीत मिली है। भाजपा के घनश्याम तिवारी राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को हार का सामना करना पड़ा है। राज्यसभा चुनाव में चर्चा है कि भाजपा के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और वसुंधरा कैंप की विधायक शोभा रानी कुशवाहा और शैलेश चंद मीना पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे हैं। राजस्थान में आपत्ति वाले वोट खारिज नहीं हुए हैं। दोनों वोट की काउंटिंग हुई है और दोनों वोटों पर आपत्तियां खारिज कर दी गई हैं। ऐसी चर्चा है कि शोभा रानी का वोट कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी को गया है। तय समय से करीब 1 घंटे 23 मिनट लेट हुई मतगणना के बाद कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी एवं भाजपा के घनश्याम तिवारी की विजयी घोषित उनको कर दिया गया और राज्यसभा में जीत में सीएम गहलोत का कद बढ़ गया है। भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को 30 और घनश्याम तिवारी को 43 वोट मिले हैं और कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला को 43, मुकुल वासनिक को 42 और प्रमोद तिवारी को 41 वोट मिले हैं। कांग्रेस को 126 से ज़्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस को 1 वोट रिजेक्ट हुआ है, जबकि भाजपा का 1 वोट कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस के विधायकों में सेंध लगाने का दावा करने वाले भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा के वोट में कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP के 3 विधायकों का सपोर्ट सुभाष चंद्रा को मिला। भाजपा के कुल वोट 74 हो गए, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के 2 वोट की सेंध लगा दी। RLP के समर्थन के बाद सुभाष चंद्रा को 8 वोट चाहिए थे, लेकिन सुभाष चंद्रा 8 वोट का जुगाड़ नहीं कर पाए। कांग्रेस के उम्मीदवारों को कांग्रेस के 108, 13 निर्दलीय, 1 RLD, 2 CPM और 2 BTP विधायकों को मिला जुलाकर कुल 126 विधायकों का समर्थन मिला है। भाजपा कांग्रेस के खेमे में सेंध नहीं लगा पाई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में सोमनाथ सीट, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब सोमनाथ होगा गुजरात चुनाव का नया मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा 2022 के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और इस साल के अंत तक ये चुनाव होना है। गिर सोमनाथ विधानसभा सीट गुजरात की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां इस सीट पर कब्जा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। सोमनाथ जिला पहले जूनागढ़ जिला में था और इसकी सीमा भेसान से लेकर ऊना तक और विसावदर से लेकर पोरबंदर तक थी। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि भगवान सोमनाथ के नाम और गिर जंगल के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया है। अब गिर सोमनाथ की अपनी एक पहचान है। विशाल समुद्र तट पर जंगलों से घिरा है और इस जिले में मत्स्य उद्योग, खेती, आम और नारियल के बाग और शुगर फैक्ट्री मुख्य व्यवसाय हैं। समृद्धि से भरपूर इस जिले में प्रवासन उद्योग पूरा साल चलता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला, कहा जबरन और अनावश्यक है ये चुनाव। जी हां दोस्तों, राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि उच्च सदन के सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग जबरन और अनावश्यक है। राजस्थान के 4 राज्यसभा सदस्य इस साल जुलाई में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। निर्दलीय सुभाष चंद्रा ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया होता तो ये निर्विरोध चुनाव हो सकता था। अब 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार हैं। सुभाष चंद्रा को विपक्षी बीजेपी का समर्थन है और इसे कांग्रेस के तीसरे उम्मीदवार से कड़ी टक्कर मिल रही है। कांग्रेस ने अपने 3 राष्ट्रीय नेताओं मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी को मैदान में उतारा है। ये सभी बाहरी हैं, जबकि बीजेपी ने एक दिग्गज नेता घनश्याम तिवारी को मैदान में उतारा है, जो कभी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का विरोध कर
पार्टी छोड़ चुके थे। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता दिव्या महिपाल मदेरणा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने का आग्रह किया है। मदेरणा ने कहा है कि मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उनकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने और एक किसान के बेटे रणदीप सुरजेवाला को राज्यसभा चुनाव में समर्थन देने की अपील करती हूं। दोस्तों रुक करते हैं। जुमे की नमाज के बीच पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट। कानपुर पहुंचे मुस्लिम लीग सांसद को पुलिस ने लौटाया। जी हां दोस्तों, कानपुर में भड़की हिंसा के बाद जुमे की पहली नमाज है और इसके मद्देनजर पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कानपुर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके लागू होने के बाद एक साथ 5 या इससे अधिक लोगों की भीड़ जुटने की अनुमति नहीं है और इसी तरह से अनुमति के बगैर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। साथ ही संवेदनशील इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है। सीएम योगी ने भी इसके लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं और अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है। और इस माहौल में कानपुर क्षेत्र का मुआयना करने आए मुस्लिम लीग सांसद बशीर को प्रशासन ने वापस लौटा दिया। दिल्ली से कानपुर ट्रेन से पहुंचे बशीर सर्किट हाउस में रुके हुए थे और पुलिस ने उन्हें वहां से बाहर भेज दिया। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि जुमे की नमाज को देखते हुए मस्जिदों के आसपास सुरक्षा सख्त की जाए और किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। लद्दाख में चीन के निर्माण को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा। कहा, देश के साथ विश्वासघात कर रही है सरकार। जी हां दोस्तों, लद्दाख सीमा पर चीनी निर्माण को लेकर एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि चीन भविष्य में कार्रवाई करने के लिए नींव बना रहा है और इसकी अनदेखी कर सरकार भारत के साथ विश्वासघात कर रही है। बता दें कि राहुल गांधी से पहले अमेरिका के जनरल ने लद्दाख सीमा पर चल रही चीनी निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया था। अमेरिकी जनरल चार्ल्स ए फ्लिन ने लद्दाख सीमा पर चीनी निर्माण को इसे चीन का अस्थिर करने का प्रयास और संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार बताया था। अमेरिकी जनरल हिमालयी क्षेत्र में चीन की तरफ से निर्माण कार्य किए जाने पर बात कर रहे थे। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिकी जनरल ने कहा कि मुझे लगता है कि पश्चिमी थिएटर कमान में जो कुछ बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है वो चिंताजनक है। चीनी सेना की पश्चिमी थिएटर कमान भारत की सीमा से लगी है और उन्होंने कहा कि चीन का अस्थिर करने वाला और दबाव बनाने वाला व्यवहार उसकी मदद नहीं करने जा रहा है। अमेरिकी जनरल ने कहा था कि चीन लगातार अंदर की ओर सड़क बनाना बढ़ाता जा रहा है और ये अस्थिर करने वाला और नुकसानदायक व्यवहार है। इस क्षेत्र में इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। वहीं अब राहुल गांधी के बयान ने एक बार फिर लद्दाख में चीन के निर्माण पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले महीने ये सामने आया कि चीनी पूर्वी लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पैंगोंग झील के आसपास अपने कब्जे वाले क्षेत्र में एक अन्य पुल का निर्माण कर रहा है और वो ऐसा कदम इसलिए उठा रहा है ताकि सेना को इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को जल्दी से जुटाने में मदद मिल सके। चीन भारत से लगे सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और रिहायशी इलाकों जैसे अन्य बुनियादी ढांचे भी स्थापित करता रहा है और चीन का हिंद प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न देशों जैसे वियतनाम और जापान के साथ समुद्री सीमा विवाद है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राज्यसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है। वोटिंग से पहले बदल गया माहौल, बसपा और बीजेपी को झटका, सुभाष चंद्रा की बढ़ गई मुश्किलें। राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान में सियासी पहिया अब तेजी से घूमने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस के विधायक अपनी अपनी पार्टियों की बाड़ाबंदी में बंद हैं और इस बीच बसपा विधायकों के दल बदल से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है और इससे बसपा को तगड़ा झटका लगा है। वहीं बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल को 5 साल पुराने मारपीट के मामले में राजस्थान पुलिस ने दूसरी बार नोटिस जारी किया है। उन्हें 11 बजे कोटा के महावीर नगर थाने में पेश होने को कहा गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने विधायकों को उदयपुर से जयपुर शिफ्ट करेगी। ताज़ा हालात से बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा की परेशानियां बढ़ गई हैं। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का दंगल अब रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों में हलचल तेज हो गई है। किलेबंदी को और मजबूत किया जा रहा है और इस बीच हाईकोर्ट ने बसपा को तगड़ा झटका देते हुए उसकी पार्टी के विधायकों के दल बदल से जुड़े मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र को राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की वजह से स्वीकार करने से मना कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रिजेक्शन काफी नहीं, यूएस को फर्क बताने की जरूरत। मोदी सरकार को बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी की नसीहत, यूजर भी करने लगे सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, नुपुर शर्मा केस में मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को अब पर्यावरण को लेकर खड़ी खड़ी सुना दी है। स्वामी ने एक अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर कहा कि इसे रिजेक्ट करना ही काफी नहीं है। अमेरिका
अमेरिका को अंतर बताने की भी जरूरत है। दरअसल अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की जाने वाली पर्यावरण सूचकांक में भारत को 180 देशों की लिस्ट में लास्ट का स्थान मिला है और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि जिन मापदंडों के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई वो अवैज्ञानिक मापदंड हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। स्वामी का कहना है कि सिर्फ रिपोर्ट को ही रिजेक्ट नहीं किया जाए बल्कि भारत अपनी एक रिपोर्ट जारी करे। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि रिजेक्शन पर्याप्त नहीं है, भारत को अमेरिकी सूचकांक से हमारे सूचकांक में अंतर से अवगत कराने की आवश्यकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लाख टके का सवाल, कौन बनेगा अगला राष्ट्रपति? सोशल मीडिया पर छाया ये नाम। जी हाँ दोस्तों, देश को नया राष्ट्रपति 21 जुलाई को मिल जाएगा। 24 जुलाई को मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव 18 जुलाई को होगा। 29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी का कौन उम्मीदवार होगा और विपक्ष किस चेहरे पर दांव खेलेगी। हालांकि कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम पर चर्चा चल रही है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए बीजेपी का पलड़ा राष्ट्रपति चुनाव में भारी माना जा रहा है। बीजेपी की ओर से बात की जाए तो राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन, जगदीश मुखी, अनुसुईया उइके और इसी के साथ आरिफ मोहम्मद खान और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम पर चर्चा चल रही है। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की संभावना मजबूत बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश से आने वाले वेंकैया नायडू पहली बार 1983 में विधायक बने थे। उसके बाद 1998 में पार्टी ने उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा का सदस्य बनाया। वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने और 2017 से देश के उपराष्ट्रपति हैं। बीजेपी की ओर से दूसरे मजबूत प्रत्याशी केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो सकते हैं। वो विभिन्न मुद्दों पर मोदी सरकार की नीतियों के मुखर समर्थक रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने चौंकाया। बीजेपी को हराने के लिए महाविकास अघाड़ी को वोट देने की कर दी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा की 57 में से 16 सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जा रहे हैं, जिस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। और जिन 16 सीटों पर चुनाव होना है उनमें महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा की सीटें शामिल हैं। और इस बीच चौंकाने वाली बात महाराष्ट्र से सामने आ रही है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने शिवसेना के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करने की घोषणा की है। AIMIM महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए हमारी पार्टी महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को वोट देने का फैसला कर रही है। AIMIM ने महाराष्ट्र के 2 विधायकों को कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को वोट देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में AIMIM के 2 विधायक हैं। रुक करते अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार ने न तो देश से वफादारी निभाई और न ही जनता से। राहुल गांधी का भाजपा पर आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने न तो देश से वफादारी निभाई है और न ही जनता से। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा कि वफादारी और अदाकारी में फर्क है। मोदी सरकार ने न तो देश से वफादारी निभाई न ही जनता से। मैं बात कर रहा हूं महंगाई की। अगर आपको लग रहा है कि महंगाई आगे चलकर कम हो जाएगी तो आप गलतफहमी में हैं। आने वाले दिनों में मोदी सरकार के नए प्रहार के लिए तैयार हो जाइए। राहुल गांधी ने कहा कि RBI ने रेपो रेट में 0.5% का इजाफा किया है, जो अब बढ़कर 4.9% हो गया है। RBI के अनुसार 2022-23 में महंगाई और ज़्यादा बढ़ने वाली है। वहीं खुदरा महंगाई 6.7% रहने वाली है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने आम जनता पर महंगाई का ऐसा बोझ डाला है कि अब लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। होम, ऑटो, पर्सनल लोन और मासिक किस्त महंगी होंगी। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि मध्य वर्गीय और नौकरी पेशा लोगों कहां जाएं और अपना परिवार कैसे पालें। इसी के साथ दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कानपुर से जुड़ी आ रही है। कानपुर में धारा 144 लागू, जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख औद्योगिक नगरी कानपुर को जुमे की नमाज के बाद झुलसाने की साजिश के बाद गृह विभाग अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। कानपुर में गुरुवार शाम से धारा 144 लागू कर दी गई है और इस दौरान पुलिस की टीमें हाई अलर्ट पर भी रहेंगी। कानपुर में 3 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उपद्रव तथा हिंसा के बाद
शहर को दंगों की आग में झोंकने के प्रयास में असफल लोगों पर नियंत्रण करने के क्रम में शुक्रवार यानी 10 जून को पुलिस ने धारा 144 लागू लगाने का फैसला किया है और शहर में आगामी त्योहार को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है और इस दौरान शहर में सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। जेपीसी आनंद प्रकाश तिवारी ने इसका आदेश जारी किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस की एफआईआर पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया सामने। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश पोस्ट करने के आरोप में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कहा कि सोशल मीडिया पर जारी बयानों का अध्ययन करने के बाद उक्त प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं और दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि मुझे प्राथमिकी का एक अंश मिला है। ये पहली प्राथमिकी है जो मैंने देखी है और इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि मेरा अपराध क्या है। एक हत्या के बारे में ऐसी प्राथमिकी की कल्पना करें जहां पुलिस हथियार का उल्लेख नहीं करती है। मुझे नहीं पता कि मेरा किस विशिष्ट टिप्पणी ने उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।